स्टार्ट करते हैं। आज सोशल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रॉल्ट एक्ट। हम आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में रॉल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत आसान भाषा में आपको समझा देंगे। जिसे आप लोग एक धुरंधर सिनेमा आया है, बस उसी तरह से ये फिल्म इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे पूरे एकदम। मैंने ये जो टॉपिक है ये भारत के हर एग्जाम में आता है, हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, तो पूरा कंफ्यूजन ही हम आप दूर कर देंगे आपको बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या रॉल्ट एक्ट वर्ष 1919 में आया था। लाया कौन था? तो ब्रिटिश अंग्रेज, नाम था सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट ब्रिटिश एक अंग्रेज था, वही अपने नाम पर ये रॉलेट एक्ट लाया था वर्ष 1919 में। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। गांधी जी ने काला कानून क्यों कहा था? क्योंकि देखिए रॉल्ट एक्ट भी अंग्रेजों को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सभी भारतीय नागरिकों को बिना किसी वजह के, बिना किसी अपराध, बिना किसी दोष को जेल में बंद कर देना। सब के आधार पर, किसी को केवल सब के गुनाह के आधार पर जाकर बंद कर देते। सब निर्दोष थे लेकिन वो सब बंद कर देते थे। गांधी जी ने इसे क्या कहा था? काला कानून कहा। इसी को गांधी ने काला कानून कहा। देखिए बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का ये कानून बनाया हुआ था। इन्होंने क्या कर दिया था, जबरन किसी को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया करते थे। देखिए इसीलिए गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। देखिए मतलब क्या हुआ कि बिना दलील आप कहीं भी कोई दलील नहीं दे सकते हैं, माने कोई अपना सफाई याचना नहीं कर सकते हैं। और बिना वकील, मतलब कोई भी आप पढ़ा लिखा वकील उसके विरोध में खड़ा नहीं कर सकते हैं। और बिना अपील, बिना अपील मतलब कि ना आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं ना ही सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी कुछ नहीं जा सकते हैं। इसीलिए गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। देखिए रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी ने इसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह 1919 में किया। अब देखिए इसमें 30 मार्च को, ये देखो कुछ अलग टॉपिक है, इसी में क्या है, 30 मार्च को स्वामी शारदानंद ने कर मत दो आंदोलन चलाया। 30 मार्च को स्वामी शारदानंद ने कर मत दो आंदोलन चलाया। इसको अब ध्यान रखिएगा। इसको भी 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किया गया। गांधी जी ने इसी रॉल्ट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल चलाया गया। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किसने चलाया? गांधी जी ने चलाया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। जब देखा कि तो गांधी जी देशव्यापी हड़ताल चलवा रहा है, तो 6 अप्रैल 1919 को ये हड़ताल चालू किए थे गांधी जी। और 8 अप्रैल को क्या किया, ये जो था सिडनी रॉलेट, इस सिडनी रॉलेट ने क्या आदेश दिवाकर कहा, अरे चतुराई तो बुढ़वा सब काम बिगाड़ देगा, इसको जल्दी इसको लेकर जेल में बंद कर दो। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए सत्याग्रह का केंद्र कहाँ था? मेन देखिए सत्याग्रह का केंद्र बनाया हुआ था पंजाब में। पंजाब में बनाया गया था, इसका सत्याग्रह केंद्र था। अब देखिए 9 अप्रैल को लोकप्रिय नेता, पंजाब के सबसे लोकप्रिय नेता 2 थे। 9 अप्रैल को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, देखिए सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया 9 अप्रैल को। अब देखिए 13 मार्च 1919 को इसी के यही सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक जब गिरफ्तार कर लिए गए, तो क्या किया गया, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। किस लिए? कि भाई दोनों नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, इसी में मीटिंग चल रहा था। तो हम देखिए यहाँ पर आप समझ गए। तो बस इसी के नेक्स्ट हम चैप्टर में बता रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो अभी तो थोड़ा सा है, हम थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। अब देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझते हैं। उस टाइम तो हम उसके अभी रॉल्ट एक्ट के बारे में बता रहे थे, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझ लेते हैं बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखिए उस टाइम में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओडायर। देखिए यही ओडायर था जिसने गोलियां चलवाई थी। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का मेन शुरुआती देखिए दौर कहां से शुरू होता है। देखिए 9 अप्रैल को लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को जो गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया जाता है, मतलब मीटिंग किया जाता है। उसमें मतलब कुछ चर्चा हो रही थी कि जो लोग नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है तो कैसे उन लोगों को बाहर छोड़ाया जाएगा। देखिए यहीं से सारा काम होता है। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो मेन देखिए वो यहीं से मुद्दा फूटा था कि जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को
गिरफ्तार कर लिया गया था। तो पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था, 13 अप्रैल 1919 को मीटिंग चल रहा था, मतलब एक जनसभा का आयोजन किया गया था कि दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिए हैं तो कैसे उन लोगों को बाहर निकाला जाए। देखिए उस टाइम भारत को वायसराय था चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। भारत का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओडायर। देखिए ओडायर यही हरामी है जो क्या किया था, यही आदेश दिया था किसको, आर डायर को गोली चलाने के लिए। देखिए बहुत सारे लड़कों क्या होते कंफ्यूज होते हैं, माइकल ओडायर आर डायर लगते हैं कौन संत पकड़ने को, उधर को बोलेगा कभी इधर बोले। देखिए क्या होता है, कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओडायर, इसने क्या किया था, आदेश दिया था किसको, आर डायर को। अमृतसर का सेनापति था आर डायर। तो जब जनसभा का आयोजन किया जा रहा था जलियांवाला बाग में, तो ये क्या किया था, ओ डायर ने कहा कि जनसभा जल्दी अपने यहाँ से हट जाइए, हट जाओ भारतीय तुम लोग, नहीं तो हम लोग गोली से छली छली कर देंगे। तो भारतीय डरे नहीं, वहां पर बैठे रहे। देखिए क्या किया, ये माइकल ओडायर से जो ओ डायर था, इन्होंने क्या किया, तुरंत इसको आर डायर का आदेश दे दिया कि आर डायर मार गोली, धड़ाधड़ सभी को मार दो। तो क्या किया, आर डायर उसका तो गुलाम है, नौकर है, क्या कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ गोली बरसाने लगा, लगातार गोलियां मारने लगे। कितने 20,000 से अधिक लोग मृत्यु हुई यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। देखिए को ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर था, इसने क्या किया था, आदेश दिया था कि सभी गोली मारकर मार दो सभी को। और अमृतसर का सेनापति था जिसका नाम था आर डायर। ये आर डायर क्या था, वो जलियांवाला बाग में जितने व्यक्ति बैठे थे उस पर गोली बरसा रहा था। आर डायर आदेश दिया था ओ डायर ने, ये आर डायर क्या था, मार दिया था, गोली बरसा रहा था। देखिए उस टाइम सेना का रेजिमेंट गोरखा संभाल रहा था। उस टाइम सेना का रेजिमेंट गोरखा पार्टी था, वही संभाल रहा था। देखिए भारतीय गद्दार था। देखिए इस घटना के मेन मकसद देखिए कहां से था, कहां से फूटा था। एक भारतीय गद्दार जिसका नाम था हंसराज। ये हंसराज दो ऐसा था कि पल पल खबर किसको देता था, अंग्रेज को लेकर देता था। एक गुप्तचर की भांति काम कर रहा था, रहता था अंग्रेज में, भारत में, भारतीय संघ में, लेकिन काम कर रहा था किसका, अंग्रेज का। नहीं तो क्या गांव में दो चार क्वेश्चन चुगला होता है कि यहाँ की बात यहाँ कहेगा, वहां की बात वहां चलाएगा, और दोनों दिन सही बना रहा, मीठा बना रहेगा। तो वो वही देखिए चुगला ही कर रहा था ये हंसराज वाला। ये हंसराज थोड़ा ये भारतीय गद्दार था, इसी के चलते सारा काम हुआ था। नहीं तो जलियांवाला बाग में जब मीटिंग चल रहा था किसी अंग्रेज को कुछ पता नहीं था। यही साला जो है हंसराज, यही इतना हरामी था कि जब वहां पर खबर पहुंचा देता था, वहां से पूरी अंग्रेज सेना टूट गई मारने के लिए। तो यही गद्दार यही था मेन हंसराज। अब देखिए जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। तो इसकी जांच के लिए 2 समिति के गठन किया गया। देखिए हंटर समिति का गठन किया जिसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 5 सदस्य अंग्रेज थे और 3 सदस्य भारतीय थे। और कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने जब अंग्रेजों ने हंटर समिति गठन किया तो कांग्रेस ने तहकीकात समिति का गठन किया। कांग्रेस ने तहकीकात समिति का गठन किया मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने तहकीकात समिति के गठन किया। अंग्रेजों द्वारा हंटर समिति का गठन किया गया। ये दोनों समितियां जांच कर रही थी कि मतलब कैसे कांड हुआ, कैसे ये हुआ, कैसे मामला। लेकिन ये दोनों समितियां ने किया ओ डायर और आर डायर दोनों को निर्दोष साबित कर दिया। इन लोग कुछ बातें नहीं माना, छोड़ दिया इन लोगों को। तो देखिए यहां से समझ गए आप लोग। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसमें सारे लोग मारे गए, उसमें बस केवल 8 साल का एक बच्चा बचा था जिसका नाम था उधम सिंह। वही उधम सिंह है जो कि 20-21 साल बाद जाकर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में ओ डायर को जाकर मारता है। वहीं पर उधम सिंह क्या करता है, कसम खा लेता है कि मेरे जिंदगी का अंतिम लक्ष्य यही है कि ओ डायर को मैं कहीं से भी निकाल कर उसे जान से मार दूं। देखिए यही उधम सिंह 13 मार्च 1940 को उधम सिंह क्या करता है, उस लंदन के एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होता है उसी में जाकर के उधम सिंह पूछता है कि अरे इसमें ओ डायर कौन है। वहां पर जश्न मनाया रहा था, मीटिंग चल रही थी। तो उस टाइम में ओ डायर क्या 20 साल बाद तो बूढ़ा हो गया था, तो किसी ने बता दिया कि ओ डायर वहां बैठा है। उधम सिंह क्या किए, वहां पर गए और खड़ा कर दिए इसको। ओ डायर खड़ा हो गया और निकाल कर पिस्टल ना पूछे, देखिए वही हम उधम सिंह है जिसने तुम जलियांवाला बाग में गोलियां बरसाई थी, कितने निर्दोषों की जान ले ली। मैं तुम्ही ही खोज रहा था, मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य तुम ही था, आज पूरा हो गया। वहीं पर उधम सिंह पिस्टल निकालता है और निकाल कर धड़ाधड़ 10-12 गोलियां उसके सीने में, ओ डायर के सीने में उतार देता है।
पूरा अंग्रेज सन्नाटा होता है, डर जाता है, पूरा हॉल गूंज उठता है। फिर वहीं से उधम सिंह कहता है कि अंग्रेजों लोग मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं अब अपने जीवन से कोई मुझे भूख नहीं है, मुझे जीवन की कोई जरूरत है, मुझे काट दो, फांसी चढ़ा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन मकसद था कि ओ डायर को किसी भी हालत में मुझे मारना था, मेरा यही अंतिम लक्ष्य था जो आज पूरा हो गया है। और वही उधम सिंह है, देखिए कि 13 मार्च 1940 को 21 साल बाद जाकर उसको गोली दाग देता है उसके सीने में। ओ डायर को सारा अंग्रेज सन्नाटा छा देता है, अंग्रेज एकदम डर जाते हैं। फिर अंग्रेजों ने इसके फिर फांसी दी, फिर तब जेल किया, जब ये मार दिए थे बचेगा थोड़े, सब अंग्रेज इसको काट फांसी चढ़ा मार दिए, मर गया। लेकिन देखिए इसके इसमें जिगर कितना था। आजकल देखिए जगह में झगड़ा होता है, दो चार कोई सब बकलोड़ सब होता है कि छत से लुका के देखिएगा इसे कि जो झगड़ा हो रहा है, आज जाएगा नहीं, वो मरा रहे तो मरने दे, मर जाओ, उसके घर का औरत जो होगी सब उसको समेट कर दरवाजा में बंद कर देगी। तो वही है। लेकिन देखिए उस टाइम में उधम सिंह कितना मने करेजा था कि धुरंधर योद्धा था। धुरंधर देखिए आप लोग सिनेमा देखे होंगे, उसी में ओरिजिनल धुरंधर ये था, उधम सिंह था, जिसने जाकर बताइएगा अंग्रेजों को जनसभा में डायरेक्ट वहां 10-12 गोली वो डायरेक्ट सीने में दाग देना बहुत बड़ी बात होती है। आजकल थोड़ी, आजकल झगड़ा हो जाता है, क्या करते, कबाड़ी बंद कर सब सो जाता है, महिलाओं जिसकी हुई और सब घसट कर घर में ले आती है, चलो अलिया को लुका के छत पे से सब देखेगा, वो मरा रहा है, मरने जो उसे क्या दिक्कत है। लेकिन उधम सिंह अपने देश का दिन, अपने देश के बदला लिया, अपने देश के नागरिकों को जितना मारा था ये ओडायर, उसका बदला लिया था। और यहाँ पर आप लोग समझ गए, यहाँ पर भी आप लोग समझ गए। चलिए अब इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में दूसरे खिलाफत आंदोलन के बारे में समझते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या है, कब हुआ था। देखिए वर्ष 1919 से 20 को खिलाफत आंदोलन माना जाता है। 1919 से 20 वाले सेशन को खिलाफत आंदोलन माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वायसराय की संधि हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 1914 में हुआ था, वायसराय की संधि हुआ, जिसमें क्या हुआ कि तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वायसराय की संधि हुआ तो तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय मुसलमानों ने इसका अपमान बताया, इन्होंने बताया कि हमारा इस्लाम धर्म का अपमान हो रहा है। बस खलीफा का मतलब समझिए क्या होता है। खलीफा एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कि पैगंबर, पैगंबर का उत्तराधिकारी, मतलब जो आगे उसका उत्तराधिकारी कौन होता है वही होता है खलीफा। तो भारतीय मुसलमानों ने इसका अपमान बताया, इस्लाम का अपमान बताया। ये वर्ष 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली ने मनीष से नाराज होकर के अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था। देखिए वर्ष 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था। और खिलाफत आंदोलन का प्रचार अबुल कलाम आजाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल एवं कॉमरेड 2 नामक पत्रिका थी, इसके माध्यम से पूरे भारत में प्रचार करवाया। और देखिए वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता गांधी जी ने दिल्ली में किया था। इसकी अध्यक्ष यही बने थे, गांधी जी बने थे। तो यहाँ पर वो समझिए खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 20 तक कहा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वायसराय की संधि हुआ जिसमें तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय मुसलमानों ने इस्लाम का अपमान बताया, इसलिए क्या किया, नाराज होकर के वर्ष 1919 में 2 भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ये अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के गठन कर दिए, जिसमें देखिए अखिल भारत खिलाफत आंदोलन का प्रचार अबुल कलाम आजाद की 2 पत्रिका थी, एक पहला का नाम था अल हिलाल, दूसरा था कॉमरेड। ये दोनों पत्रिका के माध्यम से प्रचार कराया। और वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली में गांधी जी ने किया था। ये आप लोग समझ गए। और देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन देखिए कब हुआ, 100 बता देते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को होता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को होता है। देखिए जब असहयोग आंदोलन गांधी चला रहे थे तब देखिए फिर क्या वहां पर 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी घटना हुई। उत्तर प्रदेश में चौरा चोरी एक गांव, वहीं पर एक जिला भी पड़ता है, वहीं पर ये घटना हुआ। क्या किए कि भारतीय नागरिकों ने 22 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद कर जिंदा जला दिया पेट्रोल छिड़क कर। तो वही गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। अगर ये आंदोलन नहीं करते थे, गांधी जी देखिए बहुत चालाक थे, आंदोलन इसलिए बंद करवा दिए कि उस टाइम तो 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, अंग्रेजी जो सैनिक थे। तो अगर अंग्रेज गुस्सा हो जाएगा तो गांधी जी को मार देगा, इसलिए गांधी जी बहुत क्या थे, इस आंदोलन को समाप्त कर दिए। 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त कर दिए। तो इस
असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बजाय क्या किए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असंतुष्ट होकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। मतलब की असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया, तो उसमें 1923 में स्वराज पार्टी गठन कर दिया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इन्होंने असंतुष्ट हो गया, मतलब गांधी जी ने क्यों ये असहयोग आंदोलन बंद किया, उसी में चलने देते आंदोलन ठीक था, कोई दिक्कत और अंग्रेज मारते हम लोग। लेकिन ये क्या हो गए, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी से आंदोलन को समाप्त कर दिया और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू इससे असंतुष्ट होकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। तो ये आप लोग समझ गए। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।